अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी साहब, गवर्नमेंट कॉन्फिडेंस तो हमें बड़ी दिखाई दे रही है। शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब, जिनको हमने कल डिस्कस किया प्रोग्राम में, वो बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। आपने भी कोई जिक्र किया कि शायद मामला कुछ ठीक हुए हैं। शेख रशीद साहब ने कहा हुकूमत 5 साल पूरे करेगी कॉन्फिडेंस के साथ, और एक पेज जो है वो इंटैक्ट है, अपनी जगह पर बरकरार है। लेकिन जो हम इनके बयानात हम सुनते हैं उससे ऐसे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई जो इनका एक पेज है ना, उसके साथ कोई चक्कर चल रहा है, कोई छेड़छाड़ हो रही है, जिसकी फिक्र में ये सारे वज़रा मुब्तला हैं। हमें शहजाद अकबर साहब शहबाज शरीफ साहब पे नज़र रखते हुए दिखाई दे रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब कैसे मुलाकातें कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, गाड़ी की पिछली सीट पर वो कैसे बैठते हैं। अच्छा, जो उन्होंने कहा, जो शहबाज गिल साहब खबर दे रहे हैं, पहले वो सुनवा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे पहले इनकी ऑडियो आई है, इनकी एक और ऑडियो अब आपके सामने होगी, और वो मेरे दोस्त पे है, सहाफ़ी पे, वो कब लाता है कि जो ये कह रहे हैं कि शरीफा ने छड्डो, सानू एक बारी ट्राई करो। तो थान सब ने खोल के सामने फेंके हुए हैं। कटवाना किसी ने अपनी मर्जी का है कि किसकी शेरवानी सिलने का सपना किसने देखना है। ये मामला क्या है? इतनी फिक्र इनको क्यों सता रही है? कोई किसी से भी मिले, अगर इनका एक पेज बरकरार है तो फिर इस पे इतनी फिक्र की क्या जरूरत है? तो इसलिए क्योंकि एक पेज बरकरार नहीं है। सीधी सी बात है, अगर होता तो इतना फिक्र ना होता। और हम तो कफ कुछ अरसे से ये कह रहे हैं कि वो पेज, एक पेज छोड़े, वो तो पेज फट गया है। अच्छा। उसकी फाड़ के वो फेंक दिया गया रबिश में। तो जो लोगों ने फाड़ा है वो अलग होके बैठे हुए हैं। ज़्यादातर वो ये है कि वो कहते हैं अब हम न्यूट्रल हो गए, अब सतून नहीं रहे हम इनके। अब इनको परेशानी इस बात की है कि अब खड़े हम कैसे होंगे। अब तो हमारा वज़न इतना है कि हम खुद ही गिर ना जाएं। और इसीलिए मरीम नवाज शरीफ साहिबा कह रही हैं कि अब महीनों की, हफ्तों की बात नहीं है, दिनों की बात है। अब वो ठीक है, वो सियासतदान तो ऐसे ही बात करते हैं। अगर हफ्ते की बात हो तो वो कहते हैं घंटों की बात है। मगर बात यह है कि हालात हुकूमत के बड़े ख़राब हैं। और मईशत की बात मैं नहीं कर रहा, वो तो अपनी जगह पे जो है वो आपको नज़र आ रहा है। बट सतून नहीं रहा इनका। इस्टेब्लिशमेंट ने ये कहा कि जी यू आर ऑन योर ओन नाउ, आप अपना ख्याल करें अब। तो अब इनको ये डर लगा हुआ है कि अगर ये तो नहीं कि पीछे से इस्टेब्लिशमेंट ने कोई लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन खोल दी हैं शरीफ के साथ। और इस वक्त जो सारे तबसरे हो रहे हैं, ये तो अब सबको यकीन हो गया है कि कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। अब क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये इसकी ज़ाहिर है नहीं पता लोगों को। और क्योंकि अगर ये खुफिया है तो ज़ाहिर है फिर खुफिया तो बातें नहीं पता चलती जी। तो और शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब तो बताने वाले नहीं हैं। इसीलिए ये IB वाले कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। क्योंकि पहले तो सारी खबरें ISI से मिल जाती थी, अब ISI चुप है। अब तो वो तस्वीरें भी नहीं छपती। और जो नए लीडर आए हैं ISI के, वो तो बिल्कुल लो प्रोफाइल रखना चाह रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है अब ये जो हर रोज़ हमें कहा जाता है कि इनकी कोई डील नहीं होगी, ये ख़त्म होगी, ये वो बात, तो एक्चुअली मैं तो यही कह रहा हूँ ना आयशा, कि डील तो इनकी ख़त्म हो गई है। जो भी डील थी 2013-14 में जो सारी बात बनी, वो डील अब टूट चुकी है। अब ये अपने पाँव पे खड़े होना पड़ेगा इनको। अगर नहीं खड़े होंगे तो ये फ़र्क हो जाएंगे। और मेरा ख्याल है अपोजिशन इस वक्त तोल रही है कि किस स्टेज पे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनके खिलाफ लॉन्च किया जाए। क्योंकि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च होता है तो उसको कामयाब होना पड़ेगा। अगर कामयाब नहीं होता तो 6 माह के लिए फिर कोई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इनके खिलाफ आईनी तौर पर नहीं किया जा सकता। तो फिर तो ये है ना, ये मुश्किल वक्त जो है वो ख़त्म हो जाएगा। फिर तो वो बैठे रहेंगे, फिर कुछ नहीं होगा। तो इसलिए ऑपोजिशन कहती है कि जिस दिन हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च करेंगे, उस वक्त से पहले हम अपने गेम की नंबर्स गेम जो है वो पूरी कर लेंगे जी। अभी सूरत हाल ये है कि इनको 10-15 लोगों की और ज़रूरत है ऑपोजिशन को, और वो इन्हीं के ग्रुप में से आने हैं। वो क्या इनके एलाइज की तरफ से आएंगे या इनके अपने कुछ लोग टूटेंगे, ये सारा मामला इस वक्त गेम में रखा हुआ है। कि लोग बहुत से कांटेक्ट कर रहे हैं ऑपोजिशन को, इनके लोग, मगर जाहिर है कि वो भी जो है वो आखिरी वक्त तक देखेंगे कि हमारी हुकूमत रह रही है या जा रही है। तो उस वक्त ये सारी जो चीज़ें चल रही है ना, एक कि जी डील्स हो रही हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरा ये यकीन है कि जिस दिन ऑपोजिशन ने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लॉन्च कर दिया, उस फिर ये बचते नहीं हैं। और मैं ये यहाँ तक ये भी कह सकता हूँ कि एस्टैब्लिशमेंट ने न्यूट्रल रहना है। अगर वो न्यूट्रल रहेंगे ना, तो ये इतनी इस हुकूमत के ख़िलाफ़ और नफ़रत पैदा हो चुकी है कि इनके जो अपने अलाइज़ हैं वो बहुत परेशान हैं कि अगर इलेक्शन आ जाती है तो हम तो उड़ जाएंगे।
और वो तो ऑलरेडी ये सोचों में पड़ गए हैं कि हमारा होगा क्या। तो किसी न किसी स्टेज पे इनको छोड़ के, जैसे ही उनकी बातचीत चलती है ऑपोजिशन के साथ कि हम तो छोड़ने के लिए तैयार हैं, इलेक्शन होंगे, हमें ये बताएं कि हमारा क्या होगा, हमें कोई सीटें मिलेंगी, टिकट मिलेंगे कि नहीं। कुछ लोग जो हैं वो नून लीग की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग जो है वो शायद JUI की तरफ जाएं, कुछ लोग जो है उनका ख्याल है कि अगर हम इंडिपेंडेंट खड़े हो जाएं और हमारे खिलाफ नून लीग पंजाब में अंदर टिकट ना किसी को दे तो फिर हम इंडिपेंडेंट भी खड़े हो सकते हैं। तो सारे लोग तोल रहे हैं सारी चीज़ को। हाँ, लेकिन ये तो हिज मास्टर्स वॉइस होगा ना, जैसे हुक्म होगा वैसे हो जाएगा। हाँ, मगर बात ये है कि अगर नहीं, सपोज हुक्म नहीं होता, अच्छा, पहले क्या होता था? हाँ, पहले ही होता था कि आयशा फ़ोन करती थी कि जी वो वोट नो, वो वोटिंग होनी है तो जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, तो वहाँ से बिल्कुल जाना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अब आयशा फ़ोन करेगी तो वहाँ से कहेंगे जी आप जाने, आपका काम जाने, आप जाने आप। तो आप बताओ आयशा, तुम क्या सोचो? फिर मैं थोड़ा मूड देखूंगी, मामलात देखूंगी, इशारे देखूंगी। नहीं, इशारे आपने और क्या देखने हैं? हाँ। अगर सतून कहता है मैं अब सतून नहीं रहा, हाँ, तो आप कहेंगे लाला मतलब है गेम ओवर, सर से हाथ उठ गया। अच्छा, अब हम अपना सोचे। हाँ। अब हम जाके बनाएं अपने रिश्ते, जो नए रिश्ते बनाने हैं वो बनाएं, तो वो रिश्ते बनने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तो वो रिश्ते मेरा ख्याल है बनने शुरू हो भी गए हैं। अच्छा, लेकिन सेठी साहब देखें, आपने कहा कि वो न्यूट्रल हो चुके हैं, पेज फाड़ के फेंक दिया गया है। हमने ये देखा भी इस तरह से कि जब डील की बातें हो रही थी, सवाल किया गया, DGI SPR ने उसको सख्ती से मना किया और कहा कि जो डील की बातें कर रहे हैं उनसे पूछें और फौज को इन मामला से बाहर रखें। फिर जब आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि हमसे फार्मूले पूछे जा रहे हैं, तो आपको पता है क्रेडिबल सोर्स से ये खबर शाया हुई, नाम नहीं बताया गया, कि आप हमें बताएं और इस तरह की जो बेसरोपा बातें होती हैं वो ना किया करें। अंसार अब्बासी साहब की वो स्टोरी थी। अब जब वज़रा शेख रशीद साहब जैसे, फवाद चौधरी साहब जैसे, शहबाज गिल तो चलें उधर की बात है, अगर वो इस तरह की बातें करें और कह रहे किसी से मिल रहे हैं, तो इशारा डायरेक्ट उधर जा रहा है। बिल्कुल। तो सेठी साहब जवाब वहां से नहीं आएगा क्या, या इनके मतलब मुंह बंद करवाना कैसे होंगे? नहीं, देखिए वो तो उन्होंने तो ऑलरेडी कह दिया ना, अब इतना फासला हो चुका है कि अब वो इनको कुछ नहीं कहेंगे। शेख रशीद साहब का भी फासला, कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा, बोलते जाएं, करते जाएं, और जब होना होगा तो हो जाएगा। अब इनको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, उन्होंने तो इशारे करने थे दोनों को, क्या मत लें। ऑपोजिशन तो ले नहीं रही, ऑपोजिशन तो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती है। शहबाज शरीफ साहब भी वही बात करते हैं, शायद खाकान भी वही बात करते हैं, मौलाना भी वही बात करते हैं, सारे यही कहते हैं हमें तो जी एक नई इलेक्शन चाहिए और हम कोशिश करेंगे इसको गिराने की, और हमें बस ये एश्योरेंस चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहेगी, यही कहते हैं ना। तो न्यूट्रलिटी तो हो गई, अब रह क्या गया? नहीं, इलेक्शन तो बुरी सेटअप के बाद ही होंगे ना। हाँ, तो अगर पहले स्टेज पे तो न्यूट्रलिटी हो गई, अब ऑपोजिशन मेरा ख्याल है कि अगर बैठ जाएं, अगर जरदारी साहब और के नुमाइंदे और मियाँ नवाज शरीफ साहब के नुमाइंदे और मौलाना ये बैठ जाएं, तो मेरा ख्याल है कि एक दिन में ये मामला तय हो सकता है कि आगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, उसके बाद किस किस्म की हुकूमत बनेगी, उस हुकूमत के अंदर कौन प्राइम मिनिस्टर बनेगा, वो कितनी देर के लिए रहेगी, क्या इकदाम करेगी, उसके बाद कब इलेक्शन होंगे, और उसके बाद पावर शेयरिंग होगी या नहीं होगी। क्योंकि देखिए जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो सब इधर उधर हो जाएंगे ना, PDM CDM फारग, बिकॉज PDM के प्लेटफॉर्म के ऊपर तो इलेक्शन नहीं लड़नी, हम हर एक ने अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म पे लड़नी है जी। तो ये उस वक्त तक ये बरकरार रहेगा। तो अब देखना ये है कि एक तरफ तो वो धमकियां दे रहे हैं कि जी 25 फरवरी को लॉन्ग मार्च होगी PDP की, हाँ। फिर उधर वो कहते हैं मार्च में होगी, तो मेरा तो ख्याल है उससे पहले ही रैप अप हो जाएगा सारा कुछ। अच्छा, उससे पहले रैप अप हो जाएगा, जैसे कि आपने कल फरमाया था कि जनवरी में काम शुरू होगा, तो शुरू उससे पहले रैप अप कब होगा? फरवरी में हो जाएगा? नहीं, मैं ये मुझे क्या पता, मैं तो नहीं रैप अप कर रहा कि मैं तुम्हें बताऊं कि फरवरी में हो जाएगा, या मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि आप देखिए ना हवा किस तरफ चल रही है। अच्छा। हर रोज एक ऐसी खबर आती है जो मेरी थियरी है उसको सपोर्ट करती है। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, अब अभी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं हम डिस्कस कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने फाइनली बात कर दी ना कि जी वो जो रिपोर्ट है हम उसको खुफिया नहीं रख सकते, ये जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं PTI वाले, वो कह रहे हैं हम नहीं कर सकते। इसके बाद जो एक्सपोजर होगा जब वो पूरी बात बाहर आएगी तो PTI की और पिटाई होगी, ठीक है। और ये इलेक्शन कमीशन ने पहले फैसला दिया और पूरी रिपोर्ट भी शाया करने लगे। गवर्नमेंट तो टांगे खड़क रही होंगी ना। अब वो सुना है उन्होंने एक नए साहब हायर कर लिए, अनवर मंसूर साहब, एक्स अटॉर्नी जनरल साहब, कि उनको कहा कि डिले कराओ, और 7 साल तो डिले किया, कितना और डिले कर लेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरी तरफ आपने देखा कि आज हाई कोर्ट ने
हायर एजुकेशन कमीशन के जिसको निकाला था जी। बनूरी साहब, तारिक बनूरी साहब, जी। उनको रिस्टोर कर दिया। उन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डिनेंस पास किया था जिसके तहत इनको निकाला था हायर एजुकेशन, गैर आईनी, हाँ गैर आईनी है, और या उसमें कोई प्रॉब्लम है और इनको रिस्टोर कर दिया। अब आगे जाके क्या होता है, क्योंकि प्रोसीजरल मैटर्स हैं, डिटेल जजमेंट नहीं आई, मगर ये बहुत बड़ा धक्का है, बहुत बड़ा। अगर 10 दिन के लिए भी तारिक बनूरी आ जाते हैं, क्योंकि वो देखिए उसके बाद उन्होंने एक कानून बना दिया था, कानून को चैलेंज करना मुश्किल होता है, ऑर्डिनेंस को चैलेंज करना मालिफाइड ही हो सकता है, वो तो अब समझ आ रही है हो क्या रहा है। मगर उन्होंने टर्म भी 4 साल से 2 साल कर दी, तो अब क्या इसका ये ज़रूरी मतलब नहीं है कि तारिक बनूरी साहब रिस्टोर हो गए और पूरी टर्म कंप्लीट करेंगे, हो सकता है उनकी टर्म ही अंडर द न्यू लॉ 2022 तक थी। मगर जो मॉरल विक्ट्री है ना, असली चीज़ तो ये है यस, ना, इखलाकी फतह। हाँ, क्योंकि अब वो गवर्नमेंट की जो एक कानून बनाया था उन्होंने उसको स्ट्राइक डाउन कर जी। दिया ऑर्डिनेंस। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, जी वो भी डिस्कस कर लेते हैं हाँ। कि वो नैब वाले अभी भी तैयार नहीं हैं। वो हर दफ़ा आते हैं, उनको जज कहता है बोलो ना, तो वो कहते हैं सर वो ये हो गया, आप कहते हैं हमें कोविड हो गया जी। था। अब सोचिए आप, नैब के पूरे इदारे को कोविड हो गया, इसलिए वो अब आके अदालत के अंदर आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर सकते। तो अब नैब के पूरे इदारे को भी नहीं, पीएससी के चेयरमैन राना तनवीर साहब को भी हो गया है। उधर सब कुछ हो कल गया। आपने उन्हें याद किया था, आज उन्हें कोविड हो गया। तो ये और शायद शहबाज शरीफ साहब को भी कोविड हो जाए, कोई पता है हमें, क्या पता क्या हो रहा है। अभी वो तो वैसे उन्हें हुआ था, हाँ, उनकी तबीयत नासाज है, जी। तो वो हो सकता है बेचारे उनको भी कुछ आउट ऑफ एक्शन हो जाए, तो फिर गिल साहब कहेंगे कि वो आउट ऑफ एक्शन नहीं है, वो दरअसल वाइट लैंड क्रूजर की पिछली सीट पे लेट के गायब हो गए। हैट पहन के, हैट पहन शर्लॉक के होम्स। वो हैट उतार देते हैं, लेट जाते हैं और वो गायब हो जाते हैं, खुफिया मुलाकातें करके आ जाते हैं, और शहबाज गिल साहब जो है बड़े परेशान। ये सारे दूरबीनें लगा के ऑपोजिशन को या शहबाज शरीफ साहब को देख रहे हैं। हाँ, तो ये इस किस्म की सूरत हाल डेवलप हो रही है, तो मजे आ रहे हैं। अच्छा, फवाद चौधरी साहब भी ये आपकी बात के ऊपर ही वो कह रहे थे कि जब से हुकूमत आई है तारीखें दी जाती हैं, कभी कहा जाता है अक्टूबर आखिरी, फिर कहा जाता है दिसंबर आखिरी, फिर कहा जाता है जनवरी, आ गया है जनवरी, और अब फिर अगले साल इलेक्शन है। ये कई धक्का लगाते बात सेठी साहब इलेक्शन तक तो नहीं चली जाएगी? नहीं, ये किसी ने नहीं ये कहा था, ये बात जो थी ये नवंबर में शुरू हुई थी ना जी, जबकि बहुत बड़ा एक कॉन्फ्रंटेशन और प्रॉब्लम बन चुका था बिटवीन ऑन द पोस्टिंग ऑफ जनरल अफेयर्स एंड द न्यू अपॉइंटमेंट ऑफ द न्यू डीजीआईसी। उस वक्त आके ये पेज फटा है ना। ओके। उससे पहले तो बातें थी ना कि बटेगा, ये होगा, वो होगा, ये होना ही होना है, क्योंकि ये जिस तरीके से हुकूमत कर रहे हैं, फौज बदनाम हो रही है, वो बड़े परेशान हैं, ये बातें थी ना। मगर जहाँ आके जिसे कहते हैं ना रप्चर हो गया, वो उस इश्यू के ऊपर हुआ कि क्योंकि काफ़ी बदमज़गी हुई और काफ़ी इंटरव्यूज हुए, वो फिर सब सारे कुछ मामला हुआ, हुए जो फिर कि पसंद हर नहीं रोज आए। हमें कहा जाता था आज हो रहा है, आज हो रहा है, वो आके बैठ गए, फिर वापस चले गए कराची, बड़ी बेइज्जती हुई है। और ऊपर से बदनामी भी है, क्योंकि इनको सपोर्ट के जो हरकतें ये कर रहे हैं वो सारी बोझ फौज को उठाना पड़ रहा है। जी। तो इस किस्म की बात, उसके बाद हमने ये कहा था कि अब जो है ना क्लॉक, जी। वो टिक 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 शुरू काउंटडाउन शुरू हो गया। काउंटडाउन शुरू हो गया, बिकॉज एक दफ़ा एतमाद टूट जाए और अगर आप इनकी हरकतें जो देखें, जो ये करते जी। हैं, वो ठीक ना हो, तो फिर वो सारी बदनामी जाती है रावलपिंडी पलड़े में। हाँ, तो वो तो नहीं तैयार ना ये। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब जो गेंद है ना, वो अब ना गवर्नमेंट के पास है, ना एस्टैब्लिशमेंट के पास है, ऑपोजिशन के पास है। अच्छा। ऑपोजिशन कैसे मूव करती है और कब मूव करती है, ये उन पर डिपेंड करता है। हो सकता है कोई ऐसी बातें हैं जो आप और मुझे नहीं पता, या हमें पता है, हम बात नहीं करना चाहते। हाँ। अच्छा, ये जो बात आप करें कि ऑपोजिशन ने अब ये देखना है, मरियम नवाज साहिबा की बॉडी लैंग्वेज आज क्या थी, मेरा ख्याल है हम वो उनका क्लिप चलाते हैं, वो क्या कह रही थी, उसके बाद बाकियों की बात करेंगे ऑपोजिशन से। जी। जो मैं इनके हालात देख रही हूँ, मुझे ये महीनों और हफ्तों की नहीं, चंद दिनों की बात नजर आ रही है। इमरान खान के स्टेटमेंट्स देखती हूँ और इनके वुज़रा के जो स्टेटमेंट्स आते हैं, उससे मुझे ये साफ लगता है इनका जो अंजाम है वो बहुत करीब है। 25 जनवरी को जब पीडीएम बैठेगी, तो आपके ख्याल में जो आज तक नहीं बना पाई पीडीएम, वो अब बना लेगी? मेरा ख्याल है पीडीएम बन भी सकती है। अभी कुछ 1-2 मीटिंग्स होनी है, मेरी इतला के मुताबिक कुछ टॉप लेवल की अंडरस्टैंडिंग्स अभी होनी है। अगर वो हो जाती हैं अगले हफ्ते 10 दिन में, तो फिर शायद पीडीएम वापस आ जाए एज पीडीएम और कुछ जॉइंट फैसला हो जाए। और वो जॉइंट फैसला वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का ही होगा। और अगर वो अभी नहीं होता, तो इसका ये मतलब है अभी भी कुछ इश्यूज रह गए हैं। अब देखिए ना, अगर आप आसिफ जरदारी हों, तो आप तो ये चाहेंगे ना कि यार मेरी सिंध की गवर्नमेंट को ना हाथ मिलाएं, हमें 1.5 साल और मिल जाए। अब हम इलेक्शन के लिए तैयार नहीं हैं, बिकॉज वहाँ की उनकी कारकर्दगी भी कोई इतनी अच्छी नहीं रही। अब बहरहाल वो शुक्र है कि पीटीआई की कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही, तो वो शायद बरकरार रखें।
अगर किसी ने गेन किया वहाँ से शायद नून लीग गेन कर ले कराची के अंदर, या JUI गेन कर ले, PTI तो लूज़ करेगी। क्या पीपल्स पार्टी पिकअप करेगी वो सीट्स जो कि PTI ने पिकअप की थी? वी डोंट नो अभी। तो जरदारी साहब तो चाहेंगे कि भाई सेंटर में जो कुछ होना है उसके दो पहलू होने चाहिए जी। पहले ये कि हमें भी कुछ मिलना चाहिए उसमें से, क्या मिलना चाहिए वो भी डिस्कस कर लेते हैं जी। और दूसरा ये कि हमारी हुकूमत सिंध की जो है ना इस वक्त अंदर बड़ी प्रेशर है फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट, वो प्रेशर हटे और हमें कुछ सहूलतें मिलें। फॉर एग्जांपल एक प्रेशर ये है कि जी वो नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड में उसको रिवर्स किया जाए, कोई पैसे वापस लिए जाए, और भी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। तो सिंध हुकूमत तो यही चाहेगी कि हम 1.5 साल और काट लें या साल और काट लें और हम अपने आप को और मजबूत कर लें, ठीक है, और हमें तंग ना किया जाए, फेडरल गवर्नमेंट सपोर्ट करे जो भी इंटरिम गवर्नमेंट आएगी। एक तो ये, और वो ये नहीं चाहेंगे कि फौरी तौर पे इलेक्शन हो जाए, और अगर होता भी है तो वो ये कहेंगे कि सिंध में नहीं हमने डिज़ोल्व करना, सिंध हुकूमत रहेगी, आप फेडरल गवर्नमेंट डिज़ोल्व कर दें, पंजाब में आपने डिज़ोल्व करना है, इलेक्शन कराने हैं, या आपने वहाँ तब्दीली ना उस तब्दीली वहाँ भी लानी है, वो देखा जाएगा। अच्छा, ऐसा तो ये कब सारे हुआ? इश्यूज अभी डिस्कस करने वाले सारी हैं। असेंबलियाँ टूटे, सिंध असेंबली ना टूटे? नहीं, ये बिल्कुल देखिए ना, कानून के मुताबिक तो ज़रूरी नहीं है कि सिंध असेंबली भी टूटे। होता ये है कि कोशिश यही होती है कि सारे मुल्क के अंदर एक ही वक्त नेशनल प्रोविंशियल इलेक्शंस हों, मगर आपको पता है इंडिया में भी ऐसे नहीं होता, ये सिलसिला टूट चुका है और टूट भी सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जनरल इलेक्शंस हो जाएं और सिंध के अंदर भी असेंबलीज़ को डिज़ोल्व कर दिया जाए, मगर ये भी हो सकता है कि इत्तेफाक ऐसा ही हो कि जी, क्योंकि अब KP के अंदर तो इनकी गवर्नमेंट है ना, KP के अंदर कैसे आप डिज़ोल्व करेंगे गवर्नमेंट को? वहाँ तो PTI अगर डिज़ोल्व नहीं करती तो वो तो 1.5 साल और काट लेगी। तो ये अब ये देखना ये है कि अच्छा वहाँ भी डिज़ोल्व करें। अब डिज़ोल्व करने के भी तरीके हैं प्रेसिडेंशियल, अब प्रेसिडेंट में तो कोई और बैठा हुआ है, वहाँ तो PTI का बंदा बैठा हुआ है। तो ये सारे बहुत सी बारीकियाँ हैं, ये सारी तय करनी पड़ेंगी। ये नहीं कि जी एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करके और आप इस्लामाबाद में गवर्नमेंट चेंज कर दें और उसके बाद पता लगे हुणगी करना है। हाँ हाँ, पर फार्मूला किड़ा है नजर इच? फॉर्मूला तो यही है कि नून लीग का तो इंटरेस्ट ये है कि जी फेडरल गवर्नमेंट इलेक्शन हो, सारे पाकिस्तान में इलेक्शन हो, मगर मैं नहीं समझता कि ये इतना आसान होगा सारे पाकिस्तान में इलेक्शन कराना। शायद ये हो कि कुछ अरसे के लिए ये इंटरिम गवर्नमेंट चले, कुछ अहम फैसले करे और जो अपने अलायंस के पार्टनर्स हैं उनको साथ लेके चले, और फिर कुछ मुश्तरका कोई फैसला हो कि जी अच्छा सिंध को डिज़ोल्व करना है, पंजाब को पहले पावर लेना पड़ेगा फिर डिज़ोल्व करना पड़ेगा। जैसे इस्लामाबाद में पहले पावर लेना पड़ेगा वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए, फिर डिज़ोल्व करना पड़ेगा। इधर भी पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, यहाँ भी पावर लेना पड़ेगा फिर डिज़ोल्व करना पड़ेगा। KP में पावर लेना मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। वो और बात है कि वहाँ अगर परवेज़ खटक साहब बात मान जाएं तो वो अपने लोगों को लेके आ जाएं। परवेज़ खटक साहब क्यों उखड़े हैं? नूर आलम साहब ECL में नाम डालने की बात कर रहे हैं। परवेज़ खटक साहब का उम्मीद यही थी ना कि उन्होंने काफ़ी कुछ 2 इलेक्शन जिताए थे आपको, हाँ जी, और उनको फिर चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया इमरान खान ने। ये इमरान खान साहब क्या करते हैं अपने वफादारों के साथ? चुन चुन के उड़ा देते हैं। हाँ, वो इसलिए डर लगता है इनको कि ये लीडर ना बन जाए, अच्छा, मेरे से बड़े लीडर ना बन जाए, और वो बन तो जाते ही हैं क्योंकि उन्होंने कारकर्दगी तो छुपाई नहीं जाती, मगर इमरान खान साहब की यही कोशिश होती है कि बंदे वो चुन के रखें जो कि किसी स्टेज पे भी इमरान खान से बड़े लीडर ना बन जाएं या पॉपुलैरिटी ना हो। यहाँ तक के दोस्त भी नहीं, जुल्फी बुखारी साहब को भी उन्होंने, देखिए आप कहते हैं जुल्फी बुखारी, मैं तो कहता हूँ 10, 12, 15 लोग इनके बड़े करीब थे। खान साहब ने उनकी एक एक करके छुट्टी कराई क्योंकि खान साहब ने उनसे बहुत काम लिया था और उसे डर लगता था कि यार ये मे गेट टू बिग फॉर हिज बूट्स। और आपको याद होगा नाम हफीज शेख साहब सबसे पहले फारग हुए, जफर मिर्जा साहब थे, डॉक्टर साहब। जुल्फी बुखारी तो उनके बड़े करीबी हैं, उनके बहुत राज हैं जुल्फी बुखारी के पास। शबर जैदी साहब बड़े फूफा करके आए थे, फूफा करके चले गए। ताबिश गौहर साहब थे, उमर अयूब, नदीम अफजल चांद, अलीम खान साहब जो कि सीनियर मिनिस्टर भी बना दे गए थे और उनकी उम्मीद थी कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे। उससे पहले नैब भी भुगती उन्होंने, नैब को भी खान साहब ने भिजवाया था। अच्छा, और ताकि ये ही वाज गेटिंग टू बिग फॉर हिज बूट्स, वो चीफ मिनिस्टर बन जाते, उनके बड़े तल्लुकात थे एस्टैब्लिशमेंट के साथ। एग्जैक्टली, वो फेवरेट भी थे। हाँ, फेवरेट भी थे। खान साहब कैसे एक एस्टैब्लिशमेंट का फेवरेट होना चाहिए, वो खान साहब, और कोई ना हो, सुहागन एक ही होती है, खान साहब को एस्टैब्लिशमेंट को ऑप्शंस ना मिल जाए। अच्छा, हाँ, इसलिए
तो फिर तानिया इदरीस चली गई, उसके बाद बाबर वान साहब आए, चले गए, फिर आ गए, जी। और हो सकता है किसी स्टेज पे फिर वो चले जाएं। जी। इसी तरीके के साथ फिरदौस आशिक अवान साहिबा तो आती जाती रहती है। वो राजकुमारी कहा करती थी, बिल्कुल। मरियम नवाज साहिबा। हमारे डॉक्टर आप फरक खामोश हैं। सलीम साहब भी बड़े आए थे, फिर उसको शुक्र है वो जल्दी जल्दी अब तो वो चले गए। तनकीद करते हैं नहीं, वो गवर्नमेंट की चले गए थे पॉलिसीज पे, जल्दी जल्दी, फिगर्स उन्होंने भी देख लिया था कि बता यहाँ रहे जो होते हालात हैं। हैं। जी। आमिर कियानी साहब थे, जहांगीर अद्वियात खान स्कैंडल। तरीन और अपने यूसुफ बेग मिर्जा साहब भी एडवाइजर बने, स्पेशल असिस्टेंट, वो भी आए गए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो लाइन लगी हुई है आने जाने की। और किसी वक्त भी असद उमर साहब भी, आपको पता है, एक दिन रातों रात फारग हो गए थे। एग्जैक्टली। असद उमर साहब हालांकि फारग वो हो माशी सकते हैं तो फिर जादूगर। कौन नहीं फारग हो सकता? जी। जहांगीर तरीन साहब फारग हो सकते तो कौन नहीं हो सकता? हाँ, इसलिए साहब अकेले काफी हैं। हाँ, One इसीलिए वो चल नहीं रहा ना। वन मैन आर्मी। हाँ। सेठ साहब आप ये 92 का वर्ल्ड कप नहीं है कि आप कप पकड़ के कहें कि ये मेरा कप है, और बाकी जो आपके सारे 11 साथी थे जिन्होंने आपको जिताया था, जी। जिनकी उनको आप भूल गए उस वक्त। आपने कप पकड़ के जप्पी मार ली और कहा जी ये मैंने जिताया है। और मुझे उस वक्त भी याद है कि हमने कहा यार ये क्या बात की है आपने, ये तो एक टीम जीती है, टीम वर्क होता है। और आप कहते हैं ये मेरा कप है और ये मेरी माँ के लिए मैंने जीता है, वालदा के लिए, शौकत खानम, और सारा क्रेडिट आप ले गए और आप हीरो बन गए, सुपरस्टार बन गए। और बेचारे बाकी सारे जिन लोगों ने मेहनत की थी टू ब्रिंग द टीम अप टू पार, खान साहब की कप्तानी उस वक्त बड़ी डाउट में थी, ये पता नहीं बाकी करकर्दगी बाकियों की हुई तो ये पहुंचे वहाँ। इन्होंने कोई खास बड़ा तीर नहीं मारा था। नहीं सेठ ये साहब, इनकी- लीडरशिप स्किल्स नहीं होती जो किसी के अंदर जो क्वालिटीज होती हैं हाँ, वो उनको- अपनी जगह पे होती है, बट आप कहते हैं स्टार, आपका ख्याल है मिसबाह उल हक स्टार था? इमरान खान जैसा स्टार था? नो। मगर मिसबाह उल हक की जो सक्सेस रेट है इज़ द बेस्ट इन पाकिस्तानी क्रिकेट हिस्ट्री। खान साहब तो कहीं भी करीब नहीं आते इन Consistency टर्म्स ऑफ है लीडिंग मिसबाह टू द की। टीम टू विक्ट्री। जी। मिसबाह की टीम विक्टोरियस रही है, और वो एक्नॉलेज भी बात भी करते हैं कि मेरी टीम थी। Misbah was not a very inspirational captain, but he was a good captain. He kept the team together. He worked as a team. ये साहब तो हैं, ये इधर से चुनते हैं, इधर से चुनते हैं, ऐसे फेंकते हैं, ऐसे फेंकते हैं, और उसके बाद समझते हैं कि जब मैं हूँ तो क्या। तो ये छोड़े अब इसकी बात, ना ही मेरे से ज़्यादा बात कराएं। हाँ, लेकिन बार बार वो जो इमरान खान साहब को पसंद करने वाले हैं वो यही कहते हैं कि जिस तरह से वो मुश्किल हालात में उस टूर्नामेंट में वर्ल्ड कप पाकिस्तान के लिए लेकर आ गए थे, इसी तरह से वो पाकिस्तान को मुश्किल हालात से भी निकालेंगे। बट मुश्किल हालात में तो डाला है, निकालेंगे कहाँ? ये उम्मीद रखी जाती है अभी भी बहुत। हाँ, बेचारे हैं। अब तक दिले खुश फहम को जिद्दी, तुझसे है उम्मीद है, बिल्कुल ये है, आखिरी शमे भी बुझाने के बिल्कुल लिए है, आ, वो तो होते हैं हम आते लोग, होते हैं हैं ब्रेक लोग, के होते बाद। हैं लोग। वेलकम बैक टू द शो। और अब सिटी साहब कुछ अफगानिस्तान के मामलात का तस्करा कर लेते हैं। पाकिस्तान हमेशा से अफगानिस्तान को सपोर्ट करता आया है मुख्तलिफ मामलात में, चाहे वो इंसानी इमदाद, इंसानी हमदर्दी का मामला हो या दीगर मामलात फाइनेंशियल जो अभी दरपेश हैं अफगानिस्तान को। उसके लिए माहिरीन भेजने की बात की गई थी पाकिस्तान की जानिब से टू सपोर्ट देयर सिस्टम। उस पर मौलवी अब्दुल हकीम साहब हैं, वो डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफिशियल हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो प्रोग्राम में शामिल करेंगे, उस पर फिर आपका टेक। وزیر اعظم د دې هغه پلاس باندې کومه دا خبره کیږي چې موږ به افغانستان ته الته مسلکی کدرونه نسته، موږ به مسلکی کدرونه ورواستو وغځي ته. دا خبره د په دوه بنیاد باندې کوي. یو دا چې دلته په داخل د پاکستان کې یو استخباراتي کړي او پوز ده، هغه د حق په یو قسم باندې پلانونه وړي وخته. دوم چې دا یو ملکی حکومت چې د دې پلاس د ایسای پلاس جوړ شوی حکومت ته په دې باندې دا پیغام ورکوي یو افغانانو ته چې دلته چې کوم ملت پاله افغانان دي د هغه او د امارت اسلامي په مابین کې یو خلا پیدا کړي. یو په دې باندې یو مقصد دا ده، او دوم مقصد په دې باندې دا ده چې دلته چې په داخل کې لکه هغه صاحب چې شفیق صاحب چې دغه خبرې ته اشاره وکړله چې په داخل کې دی له مختلفو فشارو سره مخامخ ده، بلکې دغه نتیجې ته رسیدلی ده چې بله ورځ مولانا عبدالرحمن صاحب ویل چې بلکې پاکستان د سقوط په حالت کې ده. نو له دغو څخه له دغو فشارو یا د خپلو هیوادوالو په سترګو کې د خاورې ورچولو په خاطر باندې داسې خبرې کوي. सर साहब, अब्दुल हकीम साहब कोई पाकिस्तान में सिस्टम की बात कर रहे हैं और तनकीद का निशाना बना रहे हैं, हम उनकी तरफ मदद का, हमदर्दी का हाथ बढ़ाते हैं और उसके जवाब में उस हुकूमत से हमें ये सुनना पड़ता है जिसके बनाने में किरदार रहा है। देखिए, मैं कुछ अरसे से आपसे कह रहा हूँ कि अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है तालिबान की, जी, वो अंडर बहुत प्रेशर है इंटरनली।
इंटरनली वहाँ बड़ी एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट है अफगानिस्तान में, ये इसमें कोई अब छुपी हुई बात नहीं है। जी हमने ज़रूर हेल्प की है तालिबान की, जी हाँ, और तालिबान को हमने पावर में हम लेके आए हैं, सपोर्ट किया। हमारी ये तवक्को थी कि इसलिए ताकि ये तालिबान हुकूमत होगी तो वो हमारे खिलाफ कोई साजिश नहीं होने देगी, क्योंकि हिंदुस्तान बैठ के वहाँ से साजिश कर रहा था हमारे जी खिलाफ। और ये जो टीटीपी वहाँ घुसपैठिए हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं और जो हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, इनको रोकेगी। और जब सूरत हाल ये है कि अब वो नहीं रोक रहे, उनको डर इस बात का है कि अगर उन्होंने टीटीपी वगैरह को रोका और पाकिस्तान की खुली सपोर्ट में आ गए तो वो टीटीपी वगैरह वाले जो हैं वो सारे ज्वाइन कर लेंगे अलकायदा को और दाइश को, और फिर उनके लिए अंदर एक सिविल वॉर की सिचुएशन बन जाएगी, बिकॉज उनके यहाँ भी एक्सट्रीमिस्ट है ना। अब वो एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं कि भाई हम तो यहाँ एक किस्म का एजेंडा लेने के आए थे और वो आप तो अब बिल्कुल मुआहदे करने फिर रहे हैं, तो उनके अंदर भी बड़े इश्यूज बने हुए हैं। अब ये जो मौलवी साहब हैं, इन्होंने जो बातें की हैं जी, ये कोई पहली दफ़ा ऐसी बातें नहीं हैं, ये बातें वहाँ हो रही हैं, खा वो हो ड्यूरेंट लाइन के बारे में, खा वो हो फेंसिंग के बारे में, ये सारी बातें हमने डिस्कस की हैं। और अब ये आके खुले आम हमारे पे इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं, और काफ़ी संगीन किस्म के उन्होंने बातें की है, इल्ज़ाम लगाए हैं। यदि आप कौन होते हैं हमें एक्सपर्ट्स भेजने वाले? हमारे पास तो हाफ 5 लाख तो एक्सपर्ट्स हमारे पास ऑलरेडी हैं। हम तो अब उनको आहिस्ता आहिस्ता नौकरियां में वापस रिस्टोर कर रहे हैं। हमें तो सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि हमारे पैसे अमेरिका ने रोके हुए हैं, हमें मिल जाएं तो हम तो अपना मुल्क चला लेंगे। आप कौन होते हैं हमें एक्सपर्ट्स भेजने वाले? आप अपने मुल्क को चला के दिखाएं हमें अपने एक्सपर्ट्स के ज़रिए। और फिर उन्होंने कहा आपका मुल्क तो चल ही नहीं रहा है। फिर उन्होंने इमरान खान को कहा तुम कौन होते हो, तुम तो प्राइम मिनिस्टर ही नहीं हो, असली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं, तुम्हें तो किसी ने एजेंसियों ने बनाया। इस किस्म की बातें वो कर रहे हैं, और तो मतलब काफ़ी अग्रेसिव किस्म की बातें कर रहे हैं वो। तो ये दिल की बातें वहाँ कर रहे हैं, इस किस्म के सेंटिमेंट हैं हमें। अच्छा, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें इस बात का कि सेंटिमेंट्स हैं, मगर हम करें क्या? अगर हम जो पहले वहाँ जो हुकूमत थी वो तो एंटी पाकिस्तान हुकूमत थी, प्रो इंडिया हुकूमत थी। अब वो गई है तो हमारा तो ये ख्याल था और कुछ नहीं तो ये थोड़ी बहुत तो हमारी हिमायत करेंगे, मगर अब ये नहीं कर पा रहे हैं। हम अभी भी हमारी कोशिश है कि ये स्टेबलाइज हो जाए, और वो जो दाइश और अलकायदा है फिर इतना ख़तरा नहीं रहेगा अगर ये अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं। इसीलिए हमारी कोशिश है कि इनको सपोर्ट करके अभी भी, मगर वहाँ से जो बातें आती हैं वो तो फिर इसी किस्म की बातें आ रही हैं, बिकॉज वो फ्रस्ट्रेशन है वहाँ, बड़ी एक्यूट फ्रस्ट्रेशन है। और साथ साथ अंदर से ख़तरा है कि अगर आपने ओपनली पाकिस्तान की साइड ली तो शायद अंदर से कोई इश्यूज़ ना बन जाए इनके लिए। तो ये इस किस्म की इश्यूज़ हैं। फिर आपको याद होगा कि हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान ने काफ़ी अरसे तक सपोर्ट किया, मगर फिर रोक के भी रखा जब ये मज़ाकरात हो रहे थे। तो अब हक्कानी नेटवर्क भी बड़े अग्रेसिव किस्म की है, और वो नहीं चाहते कि ये सारी चीज़ें बंद हों। हक्कानी नेटवर्क इज़ इन्वॉल्व इन मैसिव ड्रग ट्रेडिंग एंड ये एक कारोबार बन चुका है वहाँ। अच्छा। और अब अगर आप वहाँ ये बंद कराएंगे सारा कुछ तो वो तो उनकी जो इकोनॉमी है ऑफ द मिलिटेंट ग्रुप्स वो अफेक्ट हो जाती है। अच्छा, वैसे सेठी साहब इस लेवल के स्टेटमेंट से, जैसे कि ये ऑफिशियल है डिफेंस मिनिस्ट्री के, इस लेवल की स्टेटमेंट से पाकिस्तान को परेशान होने की ज़रूरत है? वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इमरान खान साहब जिनकी पेशकश हमें करें उन्हें खुद भर्ती कर लें अपने सिस्टम को ठीक करने के लिए। इस सिचुएशन का फ़ायदा इंडिया उठा सकता है और पाकिस्तान इसको सीरियस ले? पाकिस्तान तो सीरियस ले रहा है। अच्छा। अभी आप देखें ना, मोईद यूसुफ साहब जो आपके NSA हैं, वो उनका प्रोग्राम था अफगानिस्तान जाने का। अब वो क्यों जा रहे थे, छोड़िए उस बात को, जाहिर है मरहम पट्टी करने जा रहे थे, कुछ बातें करने जा रहे थे, समझाने जा रहे थे, सीखने जा रहे थे। अच्छा, पहले फैज़ हमीद साहब जाते थे, अब ये मोईद यूसुफ जाहिर है नहीं, हाँ अब हो सकता है DG ISI भी जाएं, साथ जाएं। अच्छा, हाँ हो सकता है, चाहे जाना भी पड़े, मगर मेरा ख्याल है उस तरीके से नहीं जाएंगे। जनरल फैज़ तो गए थे ना वहाँ, और होटल में वो नज़र आ गए, और उन्होंने तो वो उसके साथ बड़ी हाई प्रोफाइल हो गई, ऐसे लगा कि इंटरफेरेंस हो रही है, अफगानिस्तान को चलाने की कोशिश की जा रही है। तो ये तो बिहाइंड द सीन्स होता है, इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग नज़र नहीं आते। अगर किसी ने जाना होता तो वो फॉरेन मिनिस्टर जाता है, अब NSA भी जा सकते हैं, मगर DG ISI नहीं जाते, बिकॉज वो तो पहले इल्ज़ाम आप पे लग रहा है कि आपकी एजेंसियाँ जो हैं वो अमेरिका कहता है आपने गड़बड़ की है, अब तालिबान कहने लगे हैं कि आपने हमारे साथ भी हाथ कर दिया है। तो इस किस्म की बातें हो रही हैं। तो अब मोईद यूसुफ साहब नहीं गए, कहते हैं जी
मौसम की वजह से जी जी, मौसम खराब है। मौसम खराब हो गया, कोविड हो जाता लोगों को, वो मिलते नहीं हैं। स्नोफॉल हो भी रही है, कुछ मौसम में खराबी है भी। अच्छा, अब कौन से मौसम में अब इसकी तो इसलिए मेरा ख्याल है कि इश्यूज तो हैं। और मेरा ख्याल है शाह महमूद कुरैशी साहब ने तस्लीम भी किया है कि हमारे इश्यूज चल रहे हैं अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ। और मेरा ख्याल है ये उस वक्त तक चलेंगे जब तक अफगानिस्तान की हुकूमत की रिकग्निशन नहीं होगी। वो कहते हैं पाकिस्तान को रिकग्नाइज करो, अब पाकिस्तान रिकग्नाइज नहीं कर सकता, बिकॉज वो कहता है, पाकिस्तान कहता है कि अमेरिका के साथ मिलके, सबके साथ मिलके करेंगे, रूस, चाइना, अमेरिका। एक ने कर दिया और बाकी ने ना किया तो फिर हम कहाँ जाएंगे। तो पिछला एक्सपीरियंस भी तो है, सिर्फ तीन मुल्कों ने रिकग्नाइज किया था, सऊदी अरेबिया, यूएई और पाकिस्तान ने, बाकी दुनिया ने तालिबान रजीम को रिकग्नाइज ही नहीं किया था 1997 में। तो इसलिए तो उनको भी गुस्सा है इस बात का कि भाई अगर आपने हम सपोर्ट किया, हम आए हैं यहाँ, तो हमें रिकग्नाइज करो, हेल्प अस। वो अब पाकिस्तान कहाँ से हेल्प करे, उनकी अपनी लाइन पिटी हुई है। वो तो जो बाइडन तो है, वो तो फ़ोन पे बात नहीं करता आपके इमरान खान साहब एंड सो ऑन, तो वो कैसे रिकग्नाइज करें। और अमेरिका तैयार नहीं है उनके पैसे वापस करने के लिए, ना रिकग्नाइज करने के लिए। तो इस किस्म के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं और ये सीरियस है। इसीलिए वो अब लेट्स डिस्कस दैट, वो शेख रशीद साहब ने जो बात कही है कि अब जो टेररिज्म है, टीटीपी की इस्लामाबाद में, जी, और वो जिम्मेदारी कबूल की। असल में जो इस्लामाबाद में अटैक हुआ उसकी जिम्मेदारी टीटीपी ने कबूल की है। तो बस फिर अब आप देख लें कि इस्लामाबाद में टेररिज्म आ गई है और शेख रशीद साहब कि ये वाकयात बढ़ सकते हैं, बढ़ सकते हैं और वहाँ सिक्योरिटी लोगों को अटैक किया जा रहा है। ये टीटीपी का नया एक पॉलिसी है। पहले वो बच्चों के स्कूलों को, ख़वातीन को, इस किस्म की चीज़ें अटैक करते थे। अब टीटीपी ने ये फैसला किया है कि हम पुलिस और सिक्योरिटी के लोगों को अटैक करेंगे। और वही वो कर रहे हैं। और ऑब्वियसली चाइनीज़ जहाँ जहाँ प्रोजेक्ट्स उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, इट बिकम अ वेरी सीरियस मैटर। चाइनीज़ आर वेरी अपसेट। टॉक्स खत्म हो गई, जो सीज फायर की बात की जा रही थी खत्म हो गई, और इसमें कोई हेल्प नहीं अफगान हुकूमत ने किया। और मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मेरा ख्याल है कि अब हमारी तरफ से कुछ उस किस्म की मिलिट्री एक्टिविटी भी होगी जिसके साथ और भी इश्यूज तालिबान के साथ बनेंगे। अब आप पूछें क्या, मैं आपको बस इशारा कर देता हूँ, ये इन्वेस्टमेंट है। अभी आपने देखा खुरासानी अटैक में उड़ गए ना। मेरा ख्याल है कि हमारी तरफ से भी अब कुछ इस किस्म की एक्टिविटी होगी, उनके जो लीडर्स है उनको टारगेट किया जाएगा, क्योंकि वो कर रहे हैं आपको जी, वो क्रॉस करके आ रहे हैं और कर रहे हैं, और आप चुप करके बैठे हुए हैं यहीं, वो जंग यहाँ लेके आ रहे हैं जी। तो ये होता है, ये इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, मिलिट्रीज़ काउंटर करने के लिए फिर खुफिया ऑपरेशंस करती हैं। अमेरिका करता है, बरतानिया करता है, फ्रांस करता है। जो मेन ओपोनेंट्स होते हैं उनको टारगेट करके एलिमिनेशन के टैक्टिक्स होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारी तरफ से भी अब इस किस्म की कोई ना कोई सोच ज़रूर होगी कि इनकी लीडरशिप जो है, जो कि वहाँ बैठ के ये सब कुछ कर रही है, उनको टारगेट किया जाए। आपको याद होगा अमेरिका ने जब अफगानिस्तान तालिबान की लीडरशिप पाकिस्तान में थी, तो अमेरिका भी तो ड्रोन्स के जरिए टारगेट करता था ना पाकिस्तान में जी। तो अब हमारे पास ड्रोन्स तो नहीं है। मंसूर साहब जो थे उनको यहाँ पर हलाक किया गया था। लेकिन अब अमेरिका की खामोशी का क्या मतलब है इस तरह के वाक़यात के बाद? अब वो फ़ज़ाई कॉरिडोर की बात कर रहे थे, आपने कहा था उस पर बात हो रही है, मांगा जा रहा है। ये जो वाक़यात हो रहे हैं, ये जो भी मामलात हैं वहाँ कहत साली के और फंड्स वगैरह के, उस पर अमेरिका की खामोशी नहीं है। मेरा तो अपनी थ्योरी है कि अमेरिका नहीं चाहता कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत स्टेबल हो जाए। ये मेरी थ्योरी है। कहते हैं कि स्टेबिलिटी चाहिए, प्लूरलिज्म चाहिए, डेमोक्रेसी चाहिए, ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, कहते हैं ये ठीक करो तो पैसे वैसे दे देंगे। मेरी अपनी थ्योरी है कि नहीं, अमेरिका नहीं चाहता कि यहाँ स्टेबिलिटी आए अफ़गानिस्तान में। पाकिस्तान चाहता है मगर अमेरिका नहीं चाहता। अमेरिका, देखिए ना, आप सोचिए, अमेरिका इज़ अ सुपर पावर। उसकी जो दुश्मनी है इस वक्त किसके साथ है? चाइना के साथ, रशिया के साथ, ईरान के साथ, तीनों के साथ शदीद किस्म के इस वक्त टेंशन चल रही है। रशिया यूक्रेन के ऊपर, अब कज़ाकिस्तान के अंदर टेररिज्म बढ़ रही है और रशिया ने अपने ट्रूप्स भी भेज दिए हैं कज़ाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए। और कज़ाकिस्तान का ये कहना है कि ये जो पीछे जो कि अनरेस्ट है, सिविल अनरेस्ट है, उसके पीछे वो लोग हैं जो कि गुरिल्ला आउटफिट्स हैं, टेररिस्ट हैं जो कि अफ़गानिस्तान में बैठे हैं। ये उनके इल्ज़ाम है। उन्होंने रशियन ट्रूप्स मंगवा लिए हैं, पैरा ट्रूपर्स आ गए हैं प्रोटेक्ट करने के लिए, और वहाँ लोग मारे जा रहे हैं, क्रश किया जा रहा है। तो इसी तरीके के साथ अमेरिका की बहुत बड़ी कैंपेन है अगेंस्ट चाइना, ताइवान को,
देखिए बिल्कुल। like एक this. तो ताइवान का इशू है, दूसरा ये मुसलमानों का इशू है, उइगर। जिसकी उइगर्स के ऊपर, उसके ऊपर बहुत बड़ी कैंपेन है अमेरिकनों की। ईरान के साथ न्यूक्लियर डील टूट गई है, जी। वो वापस नहीं बरकरार हो रही है। ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस जो हैं वो उसको एनरिचमेंट शुरू हुई हुई है, वहाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं अमेरिका की। तो लेकिन अमेरिका के तो इंटरनल मामला बड़े गंभीर हो गए हैं। हाँ, मगर बाइडेन वो साहब इंटरनल मामला तो अपनी जगह पे ना, मगर वो जो उनकी फॉरेन पॉलिसी होती है वो चलती रहती है। वो कहाँ से चलती पेंटागन है, वो चलाता वैसे है, ही चलती है। वो यही तो हम strategic कहते हैं issues कि पाकिस्तान में भी अगर एस्टेब्लिशमेंट चला ले तो क्या मुजायका है। तो अब वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो, मेरा नहीं ख्याल वो चाहेगी कि यहाँ अच्छा। अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी हो। वो चाहेंगे यार एक कमाल की जगह है, यहाँ से हम चाइना को भी तंग कर सकते हैं, रूस को भी तंग कर सकते हैं, कजाकिस्तान में भी कर सकते हैं, ईरान को भी डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। और कौन करेगा? यही ग्रुप्स जो वहाँ बैठे हुए हैं। तो आज अमेरिका अलकायदा और दाइश के खिलाफ लड़ाई कर रहा था सीरिया में और इराक में, ये ऐन मुमकिन है कि यहाँ खुफिया तौर पे उनको सपोर्ट करें कि जी इनके खिलाफ आप कार्रवाई करें, रूस में जाएं, चाइना में जाएं, इधर जाएं, उधर जाएं। तो ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है। और अमेरिका को इनसे अब कोई खतरा नहीं है, वहाँ कोई उसामा बिन लादेन नहीं बैठा हुआ। ओके, ISIS भी कोई खतरा नहीं है अमेरिका के लिए? कोई खतरा नहीं है। अगर खतरा है तो रूस को खतरा है और चाइना को खतरा है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने जो सवाल पूछा, मैंने अपनी थियरी आपको दे दी है। मैं तो ये भी समझता हूँ कि अभी एक दिन आएगा, आपको मैंने अभी इशारा किया कि हमारी इंटरवेंशन भी होगी अफगानिस्तान में अपने आप को बचाने के लिए। मैं आपको ये भी कह रहा हूँ कि मुझे ऐसे लगता है कि रशिया भी इंटरवीन करेगा खुफिया तौर पे, जो कि ग्रुप्स वहाँ एंटी रशिया, एंटी सेंट्रल एशियन स्टेट्स के जो खिलाफ जो टेररिस्ट ग्रुप्स वहाँ बैठे हैं, रशिया भी किसी किस्म की एक्टिविटी करेगा उनको एलिमिनेट करने के लिए। या आज मैं पेशन गोई कर रहा हूँ, अगले साल 1.5 साल में आपको पता चलेगा कि वहाँ से भी कुछ ना कुछ एक्टिव अक्रॉस द बॉर्डर ऑपरेशंस। अमेरिका हमें तो नहीं ये कॉरिडोर मांग रहा आपसे, क्यों मांग रहा है आपको? अमेरिका क्या वहाँ पैसे फेंकना चाहता है अफगानिस्तान के अंदर? ये कॉरिडोर किस लिए मांग रहा है? चुके हैं पैसे तो किस लिए मांग रहा है कॉरिडोर? एयरबेस किस लिए मांग रहा है? किस लिए मांग रहा है? किसके खिलाफ? ऑब्वियसली तो विद ऑन हूम? चाइना। तो फिर वही बात हुई ना, चाइना एंड रशिया, ईरान एंड तो फिर वो अफगानिस्तान बिकम्स, ये नहीं कि अमेरिका अफगानिस्तान के खिलाफ है, अमेरिका माइट यूज अफगानिस्तान टू फॉस्टर प्रॉब्लम्स। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड गेम है, हमें बड़ी परेशानी का बायस है ये हमारे लिए कि अगर ये ऐसे बात बन गई तो उसका फॉल बैक हमारे ऊपर भी होगा। ठीक है, लेकिन हमने तो कभी से फतह करार दिया था अपनी, और हम तो बहुत कुछ करते रहे हैं, हमारे गले पड़ता रहा है। हमने अफगानिस्तान में 20 साल सपोर्ट किया तालिबान को, और आज तालिबान कहते हैं अपना ड्यूरेंट लाइन मानते हैं, TTP को वो बल्कि हुकूमत को ही नहीं मानते, ये हुकूमत तो है ही नहीं। आज कहते हैं हम तो मानते ही नहीं, आपकी तो गवर्नमेंट ही इलीगल है जी। आप होते कौन है मैं कुछ कहने किसी और ने आपको हम तो लीगल हुकूमत है, हम तो आए हैं अपने। आपको तो बताया गया यहाँ, आपके यहाँ तो जमहूरियत है ही नहीं, आप क्या बातें करते हैं, ये हमें सुनाया जा रहा है। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा, निचोड़ इस सारी गुफ्तगू का हम यही समझेंगे कि अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है वो वक्त के साथ साथ मजीद ख़राब हो सकती है। चांसेस क्या है वो सिटी साहब ने बयान कर दिया। हर कोई अपने अपने मफाद के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को मैदान जंग बनाए हुए है, और इसका नतीजा कौन कौन भुगतेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। हम वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। एक बड़ा अहम केस है जिसकी पाकिस्तानी मीडिया में इतनी बाज़गश्त नहीं है, लेकिन वर्ल्ड वाइड वो डिस्कस हो रहा है। ये एक ब्लॉगर हैं अहमद वकास कुरैया, वो जो हॉलैंड के रहायशी हैं। उनको कत्ल करने का एक प्लॉट बनाया गया था और उसके लिए हायर किया गया था एक पाकिस्तानी निजात बरतानवी को, गौहर खान जिनका नाम है। उनको हिटमैन के तौर पर हायर करने के पैसे पाकिस्तान से लॉन्डर किए गए थे, उन्हें सुपारी दी गई थी कि वो जाके हॉलैंड में उनको कत्ल करें। अब ये क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस को ये सारी डिटेल्स बताई गई हैं, पाकिस्तान में कौन सा बैंक इस मकसद के लिए यूज़ हुआ और मुजम्मिल नाम का शख्स क्या कर रहा था, कैसे उनकी आपस में कम्युनिकेशन हुई। ये केस पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी हुकूमत के लिए किसी मुश्किल का बायस बन सकता है? आयशा, बहुत सेंसिटिव केस है, मगर बिल्कुल बन सकता है, और मेरा ख्याल है बनने जा रहा है। अब ये वकास गुरैया साहब का केस आया, और इसमें अब वकास गुरैया साहब ने एविडेंस दी कि जी मेरा ख्याल है कि मुझे भी एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है। ये काफ़ी एक्टिव किस्म के ब्लॉगर हैं, और उसमें फिर इन्होंने नेदरलैंड्स की अथॉरिटीज़ को आगाह किया, और फिर स्कॉटलैंड यार्ड को, और टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो उन्होंने बंदे को पकड़ लिया। बंदे ने कन्फेशन कर दी है। बंदा ये कहता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला था, और
मुझे 1 लाख पाउंड मिलने थे और मेरा उसमें से 5,000 पाउंड पहले मुझे मिल गए कि जाके टिकट लो जाओ, और इन्होंने जाके चाकू वाकू ख़रीदा, ये किया वो किया वहाँ, मगर ये ढूंढ नहीं सके गुराया को। गुराया को मेरा ख्याल है पहले से इतला थी कि कुछ इस किस्म की चीज़ होने जा रही है, तो वो गायब हो गए थे, अंडरग्राउंड चले गए थे, और उन्होंने आगाह भी कर दिया था अथॉरिटीज़ को। तो अब ये हुआ ये कि इसमें अब नाम आने शुरू हो गए, और अदालत के अंदर ये जिक्र किया जा रहा है कि ये किसने इनको ऑथराइज़ किया जी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये बड़ी ख़तरनाक डेवलपमेंट है, ठीक है, क्योंकि आज ये अगर है ऐसी बात तो कल को और भी कुछ बातें निकल सकती हैं। तो देखिए, आपको याद होगा कि एक इसी किस्म, ऐसा नहीं मगर बहुत सीरियस, बहुत ही ख़तरनाक सऊदी अरेबिया में खशोगी केस हुआ, जमाल खशोगी तुर्की में, अभी तुर्की उसको लेके बैठे, उसको वो अभी तक उनको MBS के हजम नहीं हो रहा, वो गले की हड्डी है। हाँ, तो मेरा ख्याल है इस किस्म की चीज़ें जब किसी बैरूनी मुल्क में जाके होती हैं तो, और उसके जो फुटप्रिंट्स हैं वो वापस आपके अपने मुल्क में। सर, बट फुटप्रिंट्स में एक क्लू जो अमीन आसिफ नाम का अकाउंट है जिसके थ्रू ट्रांसफर हुए, वो क्लू है आपके पास क्या? क्लूज तो बड़े हैं मगर कोई फॉलो अप कोई नहीं, उसको अरेस्ट करना चाहिए। ऑब्वियसली हम FATF की ग्रे लिस्ट पे भी हैं। आप सही कह रही हैं, यही चीज़ें हमारे गले पड़ती हैं। तो आपने पूछा कि इसके असरात बड़े नेगेटिव हो सकते हैं, और इसीलिए इस किस्म की जब ट्रायल्स होती हैं तो जब रिपोर्टिंग भी होती है तो फिर छुपाया जाना मुश्किल है। अब हमारे मीडिया के अंदर भी 2-3 अखबारों ने इसको रिपोर्ट किया है, मगर आमतौर पे हम नहीं करते। तो मुझे भी बड़ा फिक्र है इस चीज़ का कि अगर ये चीज़ें डेवलप हुई तो फिर कैसे नहीं रिपोर्टिंग होगी? रिपोर्टिंग तो होगी, और अगर रिपोर्टिंग होगी तो बदनामी होगी तो टारगेटिंग होगी। तो दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड। इसके पाकिस्तान का नुकसान है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को किसी कार्रवाई के लिए कहा जा सकता है बरतानवी हुकाम की जानिब से कि आप इस शख्स को ट्रेस करें और हमारे हवाले करें? हाँ, कहा जा सकता है, मगर मेरा ख्याल है वहाँ इतनी एविडेंस उनके पास ऑलरेडी है, उसने खुद ही कन्फेस कर दिया है। हाँ। वो तो ये कहता है कि हाँ मुझे कहा गया था, बट मेरी इंटेंशन नहीं थी, मुझे पैसे चाहिए थे, मेरे 6 बच्चे हैं, मैंने उनको पाला। अब ये है कि अगर तो अदालत इनकी बात मान लेती है तो सजा कम होगी, अगर अदालत बात नहीं मानती तो सजा ज्यादा। लेकिन खुरे तक पहुंचने की कोशिश कर सकती है, वो नहीं करने की कोशिश होगी। मेरा ख्याल है वहीं छोड़ देंगे कि जी ठीक है, वो मान गया। देखते हैं कि केस में आगे क्या चल के क्या बनता है। बहरहाल सवाल शामिल कर लेते हैं और सेठी साहब से उनके जवाब जल्दी में ले लेंगे, वक्त मुख्तसर है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है। सेठी साहब, मेरा सवाल ये है कि एक तरफ तो भारत की तरफ से S-400 को लेकर बहुत से जोशो फरोश हैं और कहा जा रहा है कि ये इंडिया को खित्ते में बढ़तरी दिलवा देगा। सवाल ये है कि पाकिस्तान को इसका कैसा नुकसान हो सकता है? दूसरा, सियाचिन को ये डीमिलिटराइज करने की भी बातें हो रही हैं, ये बात भी इंडिया की तरफ से आई है, क्या ये मुमकिन है? ये बहुत अहम सवाल है, दोनों बातें हो रही हैं। S-400 एक नया डिफेंस सिस्टम है विच इज़ वेरी एग्रेसिव। अमेरिका उसके सख्त खिलाफ है, बिकॉज अमेरिका के F-16 भी उससे नहीं बच सकते। और इस वक्त टर्की उसको ख़रीद रहा है, ईरान उसको ख़रीद रहा है, और इंडिया ने ऑर्डर्स प्लेस कर दी। इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड सिस्टम, मिसाइल सिस्टम है। अगर ये इंडिया ने एक्वायर कर लिया तो फिर ये होगा कि आपके पास ना पैसे हैं ना आपको कोई देगा, आपकी जो सारी एयरफोर्स है जी, और वो अंडर थ्रेट आ जाएगी। बालाकोट में क्या हुआ था, वो आए जब सर्जिकल स्ट्राइक, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की, वो स्ट्राइक हुई या नहीं हुई वो आए, वो अलग कहानी है। मगर उसके बाद जब चले गए तो फिर उन्होंने जहाज़ को आपने चेस किया, आप भी उधर चले गए, आपने भी जाके ठाठू की, उनके 1-2 जहाज गिरा लिए, अभिनंदन पकड़ लिया जिसको बाद में उन्होंने वीर चक्र अवार्ड दे दिया। अब ये होगा कि अगर ऐसी सूरत हाल इंडिया करता है, कुछ अग्रेशन करता है और आप काउंटर करने की कोशिश करते हैं बाय एयर, आपके जो जहाज़ हैं नो मैटर हाउ सोफिस्टिकेटेड, वो जो है दे विल फेस डेंजर फ्रॉम द S-400 मिसाइल सिस्टम, वो नॉकआउट कर देंगे इनको। वो एक बहुत बड़ी गेम चेंजर है। आपकी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटी है वो डिफेंसिव कैपेबिलिटी अपनी जगह, मगर जब डिफेंसिव ऑफेंस होता है उसको वो नॉकआउट कर देगी। फिर इंडिया के पास एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज हो जाएगा, किसी वक्त भी वो आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर आप अपनी एयरफोर्स में के ऊपर आए, आप प्रोटेक्टिव डिफेंस के लिए आएंगे इन एन एग्रेसिव मैनर, तो द S-400 विल बी वेरी डेंजरस। इसलिए मैं समझता हूँ ये दिस इज़ अ गेम चेंजर। दूसरी बात ये है कि सियाचिन, उन्होंने ये बात कही, सियाचिन के अंदर भी डीमिलिटराइजेशन के प्लान्स 1989 से चल रहे हैं। सियाचिन की ब्रीफ हिस्ट्री ये है कि पहले कमांडिंग हाइट्स पे पाकिस्तानी बैठे हुए थे, वो विंटर के नीचे जब बर्फबारी होती है तो वो नीचे आ जाते हैं। इंडिया ने उस वक्त जाके वो
पोजीशंस ले ली। फिर लड़ाई झगड़े हुए, उसके बाद 89-90 के अंदर डिफेंस सेक्रेटरीज मिले, मोहतरमा के राज था उधर, गांधी राजीव थे, और डिफेंस सेक्रेटरीज की बात हुई, फैसला ये हुआ कि डीमिलिटराइज करना है इसको, और जो पुरानी पोजीशंस है वहाँ जाना है ताकि ये इसको नो मैंस लैंड डिक्लेयर कर दिया जाए। मगर आखिर में ये हुआ कि इंडिया ने ये कहा कि ठीक है हम मानते हैं आप पहले बैठे हुए थे वहाँ, मगर आप ये जो नई पोजीशंस होंगी इसके अंदर एडमिट करें कि हम अब बैठे हुए हैं वहाँ, अच्छा, अब हम वहाँ बैठे हुए हैं और इसको साइन ऑफ करें। तो हमने इसके ऊपर डिफरेंसेस हो गए। उसके बाद क्या हुआ कि वही मामला वहीं ठप रहा, मगर कारगिल हो गया 99 में। जब कारगिल हो गया तो इंडिया ने कहा अब तो हम किसी सूरत में भी ये अब यहाँ से नहीं हिल सकते, बिकॉज वो रिज जो है अगर पाकिस्तान वो कंट्रोल करता है और उसके इरादे वही कारगिल वाले इरादे हैं तो वो श्रीनगर बड़ा एरिया उसकी जद में आ जाएगा और वो हाईवे काट सकते। अब इंडिया बिल्कुल देने के लिए तैयार नहीं, कुछ डील करने के लिए तैयार नहीं। डीमिलिटराइजेशन की बात इसलिए हो रही है, एक तो दोनों का बहुत पैसा खर्च हो रहा है और ये हो रहा है, दूसरी बात ये हो रही है कि ग्लेशियर्स जो हैं वहाँ जब लड़ाई होती है तो वो ग्लेशियर्स को अफेक्ट करती है, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं वहाँ, गंद बला जो होता है, हवाई लड़ाई झगड़े जब होते हैं तो वो ग्लेशियर को अफेक्ट करता है, उसके साथ पानी इफेक्ट हो जाता है, इंडिया की क्लाइमेट चेंज का सारा इफेक्ट होता है। तो ये एहसास तो हो गया है। वहाँ से एक प्रपोजल ये थी कि डीमिलिटराइज कर देते हैं हम, अगेन आप भी जाएं हम भी जाते हैं, मगर वो जो हमारी पोजीशन है वो अब मानेंगे आपके, वो हमारी है। और शायद डीमिलिटराइजेशन के अंदर ये होगा कि आप मेहरबानी करके जाएं, हम मिनिमल यहाँ रखेंगे। वो अब इश्यूज जो हैं वो इंडिया उसको इस तरीके से इसको पक्का करना चाह रहा है। गेम चेंजर क्या हो सकता है, सेठी साहब ने ये एक्सप्लेन किया। आप सेठी साहब से कुछ और जानना चाहें तो वीडियो मैसेज के जरिए अपना पैगाम भेजिए और फीडबैक भी हम तक पहुंचाइए। अगले प्रोग्राम तक के लिए आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ने के बाद।